नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मोहम्मद सुहेल दोबारा स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लेट पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और बेहतर तरीके से अपने कामों को पूरी ईमानदारी तरीके से कर रहे होंगे, जो आजकल कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं उस बात पर नहीं आऊँगा, वो चीज़ अपनी अलग रही। और जिस काम के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं मौजूद हूँ, वही बात करूँगा। हालांकि वीडियो के लास्ट में मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोग जिस तरह से भी अपनी चीज़ें अपनी राय मेरे पास पहुँचा रहे हैं, और आप लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th ICSE हो चाहे CBSE हो या फिर वो यूपी बोर्ड का हो, उसको लेकर हमने पहली वीडियो में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि पूरे कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद में हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आज भी हम उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। सारे तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं इस साल या पिछले कई सालों में आए हुए हैं, उन्हीं हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपके सामने मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने कुछ चीज़ें सीखी, आज भी हम इस वीडियो के ज़रिए आप कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं आज की। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सवाल है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन से 1 hour कम लेती है ट्रैवल करने के लिए 132 किलोमीटर की डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको दे दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, वो आपको दे दी गई है 132 किलोमीटर। कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब जब पैसेंजर ट्रेन कितनी है तो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसने पहले ही कह दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, यानी x + 11 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड फाइंड करनी है दोनों ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की भी और एक्सप्रेस ट्रेन की भी। अब क्या कहा, 1 hour कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम ट्रेवल किया है, जो टाइम कवर किया है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम कवर किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दे दिया गया है 1 hour। वो हमें दे दिया गया है 1 hour। तो ठीक है, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम की कंडीशन अगर आप निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर हम ओरिजिनल या पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो डिस्टेंस हमारी 132 किलोमीटर और स्पीड हमने जो पैसेंजर ट्रेन की मानी है वो हमारी हो गई x। टाइम टू t2 की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर, लेकिन जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन की वो हमारे पास कितनी है x + 11। अब दोनों ट्रेन्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम ट्रेवलिंग का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर दिया गया है। अब x + 11 जाहिर सी बात है कि ज्यादा है, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कम आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी t1 - t2 = 1। t1 - t2 क्योंकि t1 अगर x है यानी वो वैल्यू अगर कम होगी, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू आपकी जो है वो ज्यादा आएगी। तो t1 की वैल्यू आपके पास हो गई 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 = 1। आगे इसको सॉल्व करने के लिए x और x + 1 का आप एलसीएम ले लेंगे। तो x और x + 1 का एलसीएम x + 1, तो 132 यहां पर हो जाएगा x + 1 और माइनस 132x और इक्वल में आपके पास 1। 132 की x से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 132x हो जाएगा। 132 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 22, 11 3 33 और 2 11 1 11 और 3 यानी 1452। 1452 ये आपके 11 की जब आप 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और 132x आपका एज इट इज अपॉन x + 1 और इक्वल्स में आपके पास 1 मौजूद हुई है। तो 132x से 132x कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1452 x + 1 सॉरी x + 11 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे तो x + 1 सॉरी 11 और 1452 तो x² + 11x = 1452 यानी x² + 11x - 1452 = 0। 1452 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके आपके पास आना चाहिए 11। तो 1452 के अब हम फैक्टर किए लेते हैं। वैसे तो फैक्टर करना आप जानते ही हैं। तो 2 7 जा 2 2 जा ठीक। तो अब हमें इसको इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि माइनस करके हमारे पास 11 आना चाहिए। तो 2 2 4 और 4 11 जा यानी 44 और 3 × 11 यानी 33 और 44 में से जब मैं 33 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 11, जो कि मुझे वैसे भी चाहिए ही था। तो ये फैक्टराइज अगर बड़ा नंबर है तो आप पहले फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो x² + 44 - 33 x - 1452 = 0। तो x² + 44x - 33x - 1452 = 0। तो पहले पेयरिंग आप कर ही लेंगे। तो पेयर में से अगर देखा जाए तो यहाँ से x कॉमन यानी x + 44 और दूसरे में अगर हम देखें तो 33 कॉमन यानी x + 44 और इक्वल्स 0 यानी x + 44 और x - 33।
अगर x प्लस 44 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -44, जो कि वैल्यू वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो फाइंड आउट कर रहे हो वो आप फाइंड आउट कर रहे हो स्पीड, और जब भी स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आप बात जानते हैं कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी जो है वो वैलिड नहीं होगी। दूसरी वैल्यू जो आप लोगे तो x माइनस 33 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 33, यानी ये वैल्यू आपकी वैलिड होगी क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो इसमें भी आप वही कंडीशन लिख सकते हैं कि हियर x इक्वल टू -44 कैन नॉट विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज़ स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो फाइनल आंसर हमारा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हमने x मानी थी, तो 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो x प्लस 11, यानी उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी, यानी वो हो गई हमारी 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी कंडीशन अगर आपके पास आती है तो कंडीशन तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो जैसे कि हम देखा, अब जो अगला सवाल जो हमारा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। इम्पोर्टेंट सवाल ये होने वाला है क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो इस जैसा कोई भी सवाल आप कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन से अगर मिस हो गया तो शायद एक बार को इसमें कोई दिक्कत आ सके। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में, जब तक उसमें कोई बबल्स, किसी तरह की उसमें कोई गैसियस या किसी तरह की उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। 1 घंटा ज्यादा लगता है उसको, बोट को अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर कवर कर रहा है, और 24 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम जाने में और रिटर्न कर रहा है डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे ये जो दो लफ्ज हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इसको ही समझने की जरूरत है। क्या एक्चुअली में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है क्या? अगर मैं इनके शाब्दिक अर्थ पर जाऊं, अगर मैं आपको इनको शाब्दिक अर्थ कहूं तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, मतलब अगेंस्ट काम करना है। और अगर डाउनस्ट्रीम की कहेंगे तो धारा के साथ या धारा की ही दिशा में, मतलब जिधर धारा बह रही है, जिधर बहाव पानी का है, उधर भी आप भी चल रहे हैं। तो अपस्ट्रीम जब अगेंस्ट, जैसे अगर किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं तो आप ये देखते हैं कि हल्के हल्के उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो काम किया है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो बहुत तेजी के साथ आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो काम होता है वो विद द ग्रेविटी हो रहा है। तो इसी तरह अपस्ट्रीम जब आप होगे तो धारा के विपरीत यानी अगेंस्ट काम कर रहा हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये धारा बह रही है, मतलब ये पानी का बहाव इस तरफ है और आपको उस तरफ जाना है। जैसे कहा है ना 24 किलोमीटर टू अपस्ट्रीम, जैसे यहाँ से 24 किलोमीटर की ये डिस्टेंस मान ली हमने, ये हो गई हमारी 24 किलोमीटर की डिस्टेंस। या चलिए इसको सीधा सीधा ही बना देते हैं, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ से 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब ये है हमारा, आप यहाँ से अब पानी का बहाव जो है वो इधर की ओर है, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। पानी का जो बहाव है वो इस ओर है। तो जब आप इधर से इधर की ओर आएंगे तो ये आपका हो गया अपस्ट्रीम। अब
पानी का बहाव इधर था, आप इधर आए, यानी कि आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, यानी आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम, लेस, जैसे मैंने अभी इसमें समझा है। अब इधर आ गए, अब इधर से दोबारा रिटर्न होना है टू डाउन स्ट्रीम, तो यानी अब इधर, अब पानी का बहाव भी इधर है और आप लौट भी इधर ही रहे हैं, यानी अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब आपको कम काम करना पड़ेगा, अब आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्ट्रीम के लिए धारा के विपरीत, तो आप स्ट्रीम के लिए जब करोगे तो माइनस कर दी जाएगी स्पीड को, और जब डाउन स्ट्रीम के लिए करेंगे तो हम प्लस कर देंगे स्पीड को। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। तो अब सवाल पे आते हैं हम। तो कहता है मोटर बोट whose स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट, वो हमें दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और कहता है अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, 24 किलोमीटर की तो डिस्टेंस जो हमें है वो दे दी गई, वो हो गई हमारी 24 किलोमीटर। अब स्ट्रीम के लिए अभी हमने बात की, ठीक है ना, तो अब हमें फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम करना है ना। ठीक, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमने लेट कर दी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वही नहीं थी हमारे पास। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने पहले बताया कि जो स्पीड है उसमें से आप माइनस करोगे, और डाउन स्ट्रीम के लिए आप प्लस करोगे। अब आ जाते हैं, तो कहता है जब वो अप स्ट्रीम जाता है और फिर रिटर्न होता है डाउन स्ट्रीम, तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है, 1 घंटा वो ज्यादा लेता है जब अप स्ट्रीम जाता है डाउन स्ट्रीम लौट कर आने में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 अगर मैं कहूं तो डिस्टेंस तो मेरी वही रहेगी है 24 किलोमीटर, और ये अब स्ट्रीम मान लेते हैं तो 18 माइनस x, और t2 अगर हम कहें तो 24 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड 18 प्लस x। अब 18 प्लस x ज्यादा है हमारे पास, ठीक, और वैसे तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जरूरत आपको है ही नहीं, इसमें पहले ही कह दिया है कि वो 1 आवर ज्यादा ले रहा है, यानी सीधी सीधी कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1, यानी 24 अपॉन 18 माइनस x, 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेना आप जानते ही हैं, तो 24 की 18 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और 24 की 18 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। नीचे अगर देखें तो आपको फार्मूला बन ही रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी 18 का स्क्वायर 324, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। 24 की 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर देखा जाए तो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि 24 की 18 से यहाँ करोगे तो ये प्लस की वैल्यू देगा जो भी आएगी, यहाँ 24 की 18 से करोगे माइनस की वैल्यू, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 24x और माइनस माइनस प्लस 24x और इक्वल में 1, यानी ये हमारे पास कंडीशन आ गई 48x 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे, यानी कंडीशन आपकी बनके तैयार हो जाएगी 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 48x, उधर ले जाएंगे यानी प्लस की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर हमें कितना मिले,
48x। ये कॉन्सेप्ट आपका वही पुराना है, तो इसको मैं यही जोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके फैक्टर कर ही लेंगे और इसको सवाल को सॉल्व करने की आप बिल्कुल कोशिश पूरी तरह करेंगे। तो इस सवाल को अगर देखा जाए तो दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अगर इस जैसा कोई भी सवाल आता है तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने इसको कराया। तो ये तो रही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं, आगे भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अब जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कोई भी बात अब तक नहीं की है। सिर्फ हमने पहली वीडियो में उसके कॉन्सेप्ट की बात की थी कि नेचर ऑफ द रूट्स कब क्या होगा। तो चलिए अब नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में भी हम थोड़ी सी बात किए देते हैं। तो अब नेचर ऑफ द रूट पे हमने जैसे अभी कहा डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने वाला सवाल जाहिर है आपके सामने मौजूद है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। सवाल को देखकर सवाल की कंडीशन ध्यान में सबसे पहले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सवाल की कंडीशन ध्यान में है, मौजूद है, समझ में आ रही है, तब तो ये कहानी आपकी आगे तक सही है। अदरवाइज ये कंडीशन अगर नहीं आ रही है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ दिक्कत की बात है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन b² - 4ac = 0। ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस मैंने अलग अलग ली हैं। तो हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं। 5k - 6x² + 2kx + 1 = 0। तो उस दिन भी हमने ये बात की थी, आज फिर किए देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर किए लेते हैं। तो कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5x - 6, b की वैल्यू मिल जाएगी 5k है 5k - 6, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2k और c की वैल्यू आपको मिल जानी है 1। तो होपफुली कंपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी है। नाउ जो सवाल ने कहा है आपसे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसकी कंडीशन b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2k, स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू आपके पास मौजूद है 5k - 6 और c की वैल्यू 1। तो 2k² यानी ये हो गया आपका 4k², 4 × 5 = 20k और 4 × 6 = 24 और 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करें तो लौट कर वही आता है। 4 अगर देखा जाए तो आपको कौन मिल जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 और इक्वल्स में आपके पास 0। 4 को अगर आप 0 की तरफ लेके जाएंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो k² - 5k + 6 = 0। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। तो 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करके पाएगा यानी 3 × 2 + 6 = 0 यानी k² - 3k - 2k + 6 = 0। पेयरिंग आप करेंगे, पहले पेयर में दूसरे पेयर में -2 कॉमन, 2 × 3 = 6 यानी एक वैल्यू k - 3 और एक वैल्यू k - 2 यानी एक वैल्यू आपको मिल जाएगी k = 3 जब आप 0 के इक्वल रखेंगे और एक वैल्यू आपको मिल जाएगी k = 2 जब आप 0 के इक्वल रखेंगे। तो होपफुली ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कोई इसमें कोई इतना बड़ा लोड या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो k की दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, 3 और 2। आइए अब अगले सवाल जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी डिस्कस किए लेते हैं। उसमें भी कुछ काम ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम ही काम है। तो इसमें भी आपको वही कंपेयर कराओगे। तो जब आप डायरेक्ट कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी इसमें k, b की वैल्यू ये पूरी हो गई यानी 6k + 2 और c की वैल्यू इसमें आपको मिलेगी
16। अब फिर से वही कहानी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू आपके पास 6k प्लस 2 है, तो 6k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू आपके पास है 16। इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 6 12, 2 24k और ये आपका हो गया 64 था यानी माइनस का 64k और इक्वल्स 0। तो 36k स्क्वायर प्लस का 4, 64 में से जब आप 24 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बच जाना है 40k और इक्वल्स 0। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 40k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन है तो लिए लेते हैं, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 0 4 0 की तरफ आप पहुंचाएंगे यानी 9k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप ये बात आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कुछ भी वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, तो उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 9 1 9, 9 के एस्पेक्ट करके प्लस करके 10 आए वही हो जाएंगे। 9k स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग किए रहते हैं, पेयरिंग करेंगे तो पहले पेयर में अगर देखिए तो 9k कॉमन है तो k माइनस 1, दूसरे पेयर में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन और k माइनस 1। यही कहोगे क्या समझा रहे हो, ये चीज तो पता ही है, ठीक। ये मुझे ही पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ ही गया है सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स के लिए। और याद रखना मैंने ये पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि नेचर ऑफ द रूट्स पर रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पर k माइनस 1 और 9k माइनस 1, फिर वही कंडीशन k माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो k इक्वल्स टू 1 और अगर 9k माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो 9k इक्वल्स टू 1 यानी k इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, यानी k की दो वैल्यू आपके पास मौजूद होंगी, एक k की वैल्यू 1 और एक k की वैल्यू आपकी जो है वो आएगी 1 अपॉन 9। तो ये हमारे नेचर ऑफ द रूट्स के पर बेस्ड क्वेश्चंस रहे। तो उम्मीद ये है कि आपको आज की भी वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आप अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या अपने अपने घरों पर जो प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद ये करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों से, कुछ मैं कह सकता हूँ कि कुछ सालों से भी कह सकता हूँ इस चीज़ को, कि कुछ वर्षों से, साल मतलब वो नहीं, वर्षों से एक डिपार्टमेंट है, मैं कहूँगा सारे ही, लेकिन एक डिपार्टमेंट है जो अपने काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। और वो आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कौन इस देश में इस वक्त है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। जैसे कि आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे पहले भी, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ताले लग गए हैं जिन्होंने बच्चों के हक में आवाज़ उठाई कि पिछले कुल मिलाकर 10 वर्षों से भी ज़्यादा 89 पेपर लीक हुए हैं, 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और अगर 89 तो ये डाटा है, अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल डाटा तो देखा जाए तो ये लगभग 92 या 93 हो सकता है, क्योंकि क्लैट का पेपर भी लीक हो गया। इसके साथ साथ खबर तो शायद ये भी आई है कि AKTU का भी पेपर लीक शायद हो गया है। LT ग्रेड में लीक तो नहीं हुआ, प्री का रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया,
स्कोर कार्ड ही नहीं आया, सिर्फ ये आया है कि आप पास हैं या नहीं, मतलब आपने मेंस में बैठने के लिए आप हैं या नहीं। जो जिनको आवाज़ उठाना चाहिए वो आवाज़ उठा नहीं रहे, जिनको सवाल पूछना चाहिए वो सवाल पूछ नहीं रहे। टीचर्स हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, टीचर्स बच्चों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, टीचर्स सही राह दिखा रहे हैं तो भी दिक्कत है। टीचर्स अगर कुछ सवाल उठाते हैं आप उनको जेल में डाल दीजिए, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़वा दीजिए। और जाहिर सी बात है कि अभी हमने देखा कि खान सर के भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर भी फायरिंग हुई। कब तक चलेगा? एक डिपार्टमेंट जो जिसको काम करना चाहिए वो डिपार्टमेंट काम आखिर कब करेगा? पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका काम ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहना। वो सही को सही और गलत को गलत कब कहेगा? हालांकि माना कि मैंने उनकी जो एक वीडियो थी, पत्रकार साहिबा थी, अब शायद उन्होंने अपना सुधार कर लिया है, लेकिन फिर भी क्या मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ये बात नहीं कह रहा, मैं एक पर्टिकुलरली बात कह रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। यही बात मैंने वीडियो में भी कही थी, स्टार्टिंग वीडियो में भी कही थी कि अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये लाइन ज़रूर रिपीट करता हूँ कि कुछ भी हो अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करेगा। लेकिन जैसे हालात हैं, बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझे याद आता है, बड़ा खूबसूरत शेर। मैं कहा था कि लगा कर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठाए आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लाइन क्या खूबसूरत है कि लगा कर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठाए आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल पड़े, झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल पड़े, बादशाह का शौक सलामत, शहर तो और भी बहुत। वही हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी हो रहा है आप चुप हैं। यूथ से मेरी गुजारिश यही है, मैं उस यूथ में मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। आपकी और हमारी यही जिम्मेदारी है कि आगे हमें बढ़ना है, अच्छी राह पे बढ़ना है और सही काम करना है। ईमानदारी से आप जो भी काम करें वो ईमानदारी से कीजिए, ताकि आने वाला जो देश है उस देश को हम बचा सकें। नहीं तो हालात जिस इस वक्त हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए शायद हम कुछ न छोड़ के जा पाएँ। आज जो मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, वो तो आपको जारी रखना ही है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई तो करनी है, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको एक अच्छी समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद यही करेंगे कि आप इस वीडियोस के ज़रिए पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे। नहीं तो एक शेर और याद आता है मुझे, जो इस वक्त हालात हैं कि बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजान गुलस्ता क्या होगा। इसी शेर के साथ मैं आपकी अपनी इस वीडियो का आज की अंत करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। धन्यवाद।